कहानी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जिन्हें कुछ जापानीज सोल्जर्स कैद करके अपने साथ ले जा रहे थे। नदी पार करने के बाद सैनिक उन दोनों को आजाद कर देते हैं और उन्हें थोड़ा खाना देकर कहते हैं कि इसे आपस में बांट लेना। लेकिन जैसे ही वो लड़का खाना उठाने के लिए आगे बढ़ा, एक जोर का धमाका हुआ जिसमें उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए। इसके कई साल बाद हम उस दूसरे लड़के को देखते हैं जो बड़ा हो चुका है और जापानियों से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। एक दिन वो चुपके से एक जापानीज आर्मी के कैंप में एक नकली ग्रेनेड फेंक देता है, जिसे देखकर सभी सैनिक घबराकर कैंप से भागने लगे। पर जैसे उन्होंने कैंप के बाहर कदम रखा, कोरियन स्नाइपर्स उन सबको मार डालते हैं। इसी बीच वांग उनके कैंप में गया जहां उसे एक जापानीज लड़का मिला जो बहुत डरा हुआ था। उसे देखकर वांग को अपने छोटे भाई की याद आ जाती है, इसलिए वो उसे मारता नहीं और दीवार पर उनके खून से अपनी आर्मी का नाम लिख देता है ताकि जापानियों को पता चल जाए कि अब कोरिया उनकी गुलामी नहीं करेगा। इसके बाद हम जापान के चीफ इन कमांडर यासुकावा जीरो को देखते हैं जो एक जिंदा टाइगर को काटकर उसकी खाल निकाल रहा होता है। अचानक वो टाइगर जिंदा हो गया, लेकिन यासुकावा बिना डरे तुरंत उसे बेरहमी से मार डालता है। जब उसे पता चला कि कोरिया के कुछ लोगों ने उनके कैंप पर हमला किया है तो वो अपने लोगों को सभी को मारने के लिए भेजता है। इसके बाद उसकी आर्मी एक गाँव में पहुँचती है और वहाँ के लोगों को एक एक कर उनके घरों से बाहर निकाला जाता है। जिन लोगों ने भागने की कोशिश की उन्हें तुरंत मार दिया गया और बचे हुए लोगों को कमांडर आरायुशी के सामने पेश किया गया। कमांडर ने गांव के मुखिया को सामने आने को कहा और जैसे ही वो खड़ा हुआ उसने उसके सर पर बंदूक तान दी और उससे पूछा कि कल हमारे कैंप पर किसने हमला किया था। मुखिया समझ गया था कि ये लोग उन्हें वैसे भी मार देंगे, इसलिए उसने सबको भागने को कहा और फिर कमांडर की रिवॉल्वर छीनकर खुद को गोली मार ली। गाँव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बेरहम सैनिकों ने उन निहत्थे गाँव वालों को ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। उन्होंने बच्चों, बूढ़ों और यहाँ तक कि गर्भवती औरतों तक को नहीं छोड़ा। तभी आरायोशी आसमान में एक पतंग उड़ते हुए देखता है। उसने जैसे ही उस ओर गोली चलाई, एक बच्चा डरकर भागने लगा, लेकिन आरायोशी उसे भी पीछे से गोली मार देता है। ये देख उसकी बहन जो खेत में छुपी हुई थी दौड़कर अपने भाई के पास आती है। उसे अपने भाई के लिए रोता देख सारे जापानी लोग उस पर हंसने लगते हैं। इसी बीच कमांडर अपनी तलवार निकालता है और उसकी गर्दन काटने से पहले अपना फेमस डांस करने लगता है। पर तभी एक स्नाइपर ने उस पर गोली चलाई और उसके कुछ सोल्जर्स को मार गिराया। देखते ही देखते जंगल में छिपकर बैठे स्नाइपर्स उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। खुद को चारों ओर से घिरा पाकर कमांडर अपने सैनिकों के साथ वहां से भागने लगता है, लेकिन उन स्नाइपर्स ने उनका पीछा किया और जितने लोगों को मार सकते थे उतनों को मारा। उनका पीछा करते वक्त वांग की राइफल जाम हो जाती है और वो उसे ठीक करने लगता है। ये देख कमांडर को लगा कि वो अब कमजोर है और अपने एक सैनिक को उसे मारने के लिए भेजा, लेकिन वांग एक ही बार में उस सैनिक का सर धड़ से अलग कर देता है, जो देख कमांडर वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद वांग उस जापानीज लड़के को गांव वालों के बीच ले जाता है ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि उसके लोग कितने बेरहम हैं। पकड़े गए जापानीज सोल्जर्स में से एक बोलता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हमारे एम्पायर में शान की जिंदगी जियोगे। लेकिन ये सुनते ही वांग गुस्से में उस सोल्जर के प्राइवेट पार्ट को काट डालता है। इसके बाद यी जांग हा, जो उनकी आर्मी का कैप्टन था, उनसे उनके मिशन के बारे में पूछता है। डर के मारे बाकी के सैनिक फटाफट सच उगलने लगते हैं। उन्होंने बताया कि यासुकावा ने हमें एक आदमी को ढूंढने भेजा था जो इसी गांव से गुजरने वाला है। ये सुनकर वांग समझ गया कि ये लोग उसे मारना चाहते हैं, इसलिए उसने तय किया कि वो हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। वहीं दूसरी ओर हम यासुकावा को देखते हैं जो अपनी आर्मी के साथ माउंट हुआन की ओर बढ़ रहा था। उसने एक कोरियन फ्रीडम फाइटर को कैद कर रखा था जिसे उसने रास्ता बताने के लिए जिंदा रखा था। जब वो उस गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां उसके लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये चंद मामूली किसान इतने सारे सैनिकों को मार सकते हैं। उसने तय कर लिया कि वो माउंट हुआन जाकर हर उस आदमी को मारेगा जिसने उसके जापानीज एम्पायर के खिलाफ बगावत की है। वो उस कैदी से माउंट हुआन की ओर जाने का रास्ता पूछते हैं, जिसके बाद वो आदमी उंगली से उन्हें सही दिशा की ओर इशारा करता है। इसी बीच हम उस आदमी को देखते हैं जिसे मारने के लिए पूरी जापानीज आर्मी उसके पीछे पड़ी हुई थी। ली जिनसुंग का मिशन है ढेर सारे पैसों को बोंगो डोंग की घाटी तक पहुंचाना ताकि उन पैसों से और हथियार खरीदे जा सकें। पर उसकी मौजूदगी की खबर जापानियों को पहले ही मिल चुकी थी। ली जैसे ही पैसे लेकर आगे बढ़ने वाला था तभी जापानियों ने उन पर हमला कर दिया। गांव वालों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी भागने में मदद की, क्योंकि उन पैसों को बोंगो डोंग तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। लेफ्टिनेंट कुसानागी अपनी आर्मी के साथ ली का पीछा करता है। ली उनसे बचकर भाग ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में वोंग के आदमी मिले। कुसानागी दबे पांव आगे बढ़ता है, पर उसे जल्द ही एहसास हुआ कि आगे खतरा हो सकता है, इसलिए उसने अपने लोगों को पीछे हटने को कहा। उन्होंने सबको घेर लिया था और वो नहीं चाहते थे कि कोरियंस को इसकी भनक लगे, इसलिए वो कल सुबह अटैक करने का प्लान बनाते हैं। वहीं जांग हा ली से अपनी बहन के बारे में पूछता है। उसे खबर मिली थी कि उसके साथ एक लड़की भी आ रही है जो कोई और नहीं उसकी बहन ही थी। पर ली अपने बैग से अस्थियों का कलश निकालते हुए जांग हा को बताता है कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। इस मटके में उन सब लोगों की राख है जिन्हें जापानियों ने जिंदा जला डाला।
ली के साथ आई एक लड़की जांग हा को उसकी बहन की रिंग देते हुए बताती है कि उसने इस रिंग को तब तक पकड़े रखा जब तक उन लोगों ने उसे पूरी तरह से जला नहीं डाला। उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि ये वो तुम्हें दे सके। ये सब जानकर जांग हा पूरी तरह से टूट जाता है और अब उसके अंदर जापानियों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी थी। उधर कुसनागी यासुकावा को बताता है कि वो लोग पहाड़ की चोटी पर छुपे हुए हैं। वो आगे का प्लान डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ आरायुशी आ जाता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसे देखकर यासुकावा बहुत निराश हुआ और कहा कि ये लोग जापानीज एम्पायर का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। उन किसानों से हारना काफी नहीं था कि उनसे डरकर भाग भी आए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आरायुशी उसे बताता है कि वो मामूली किसान नहीं है, उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग मिली है। पर यासुकावा उसे कहता है कि कल जब ये रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजी जाएगी तब उसमें ये नहीं लिखा जाएगा, वहाँ बस यही लिखा होगा कि जापानी मामूली किसानों से हार गए। इस तरह आरायुशी को बुरी तरह जलील किया गया। इसके बाद उस कैदी को सबके सामने लाया जाता है। यासुकावा ने उस कैदी से वादा किया कि अगर वो बता देगा कि सारे फ्रीडम फाइटर्स कहाँ जा रहे हैं तो वो इन गांव वालों की जान बख्श देगा। पर उस आदमी के सब बताने के बाद भी यासुकावा उन्हें मार देता है। इसी बीच हम उस जापानीज लड़के यूकियो को देखते हैं जिसे जब खाना दिया गया तो वो गुस्से में उसे उठाकर फेंक देता है, जो देख एक कोरियन लड़के को बहुत गुस्सा आया और वो उसे पीटने लगा। वो यूकियो को घसीटकर उस लड़की के पास ले गया जिसके भाई को जापानीज सोल्जर्स ने मार दिया था। यूकियो देखता है कि वो अपने भाई को याद करके रो रही थी, पर फिर भी उसने सबके लिए खाना बनाया ताकि कोई भूखा ना रहे। यहाँ तक कि उसने यूकियो के लिए भी खाना बनाया था जो उसने फेंक दिया। जांग हा जो पहले से गुस्से की आग में जल रहा था वो यूकियो को मारने के लिए उस पर बंदूक तान देता है। पर तभी वांग बीच में आ गया और उसे रोकते हुए बोला कि अगर तुमने इसे मारा तो उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। पर ये सुनते ही जांग हा उसे भी जोर का घूंसा मारता है, जो देख सभी चौंक जाते हैं क्योंकि आज से पहले जांग हा ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। सब शांत होने के बाद वो लड़की यूकियो के पास गई और उसे खाना देते हुए कहा, इसे खा लो, तुम्हें अभी जिंदा रहना है और जब तुम अपने देश वापस जाओ तो उन्हें वो सब बताना जो तुमने यहाँ अपनी आंखों से देखा है। उस रात को अपनी आखिरी रात समझकर सारे कोरियंस लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि कल सिर्फ ये पैसे ही बोंगो डोंग तक पहुँच पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग शायद इस लड़ाई में मारे जाएं। हम देखते हैं कि कुछ जापानीज सोल्जर छुपकर उन पर नजर रखे हुए थे। अगली सुबह वो यासुकावा के पास आए और उसे बताया कि वहाँ ऊपर 40 से भी ज्यादा लोग हैं। यासुकावा को जब पता चला कि उन्होंने उनके एक यंग सोल्जर को बंदी बना रखा है तो वो उन्हें उसे सही सलामत वापस लाने को कहता है क्योंकि वो उस लड़की की बहादुरी से बहुत इम्प्रेस हुआ था। वहीं वांग ने ली को सारे पैसे दिए और कहा कि हर हाल में इसे बोंगो डोंग तक पहुंचाना होगा। जांग हा एक लड़के को सभी बच्चों की जिम्मेदारी सौंपता है और कहता है कि इन सबको दूसरे रास्ते से होते हुए घाटी तक पहुंचाओ। बाकी बचे हुए लोग जापानीज आर्मी का ध्यान भटकाने का काम करने वाले थे। यासुकावा हमले का प्लान बना ही रहा था कि तभी वहाँ आरायुशी आ जाता है और उससे इस अटैक को लीड करने की मांग रखता है। यासुकावा उस पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो उसके हाथ की एक उंगली काट देता है और कहता है कि खून के सूखने से पहले उन्हें पकड़कर मेरे पास लाओ, वरना अपनी उंगली हमेशा के लिए गवा दोगे। वहीं यूकियो जो उन लोगों के साथ आगे बढ़ रहा था, हाथ बंधे होने की वजह से चट्टान पर नहीं चढ़ पाता, जिसके बाद वो कोरियन लड़का उसके हाथ खोल देता है। ऊपर पहुंचने पर वो सब पानी पीते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत करने पर यूकियो और उनमें अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है। पर उन्हें पता नहीं था कि जापानीज सोल्जर्स उन पर घात लगाए बैठे थे। जैसे ही उनमें से एक लड़की थोड़ी दूर गई, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। यूकियो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने कोरियंस का साथ देते हुए अपने लोगों को फायरिंग रोकने को कहा और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो कहता है इस लड़की को छोड़ दो, ये उन लोगों के साथ नहीं है। पर सोल्जर्स ने उसकी नहीं सुनी और उन दोनों को अपने साथ ले गए। वो लड़का जिसे जांग हा ने सभी बच्चों को वहाँ से सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो भागकर वापस आया और उन्हें बताया कि उन लोगों ने हमें पकड़ लिया है। वो हथियार लेकर उनसे लड़ने जा ही रहा था कि तभी जांग हा उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हारी एक गलती पूरे प्लान को मिट्टी में मिला देगी। वो देखते हैं कि आरायुशी उनसे बस कुछ ही दूर खड़ा था, इतना कि वो एक दूसरे को साफ देख सकते थे। इसके बाद उनकी पूरी बटालियन कोरियंस पर हमला कर देती है। इसी बीच हम यूकियो को देखते हैं जिसे यासुकावा के सामने लाया जाता है। यासुकावा उससे पूछता है कि तुम इतने छोटे हो, अपने स्कूल को छोड़कर आर्मी क्यों ज्वाइन की। इस पर यूकियो जवाब देता है कि वो जापानीज एम्पायर को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहता था और ये भी देखना चाहता था कि दुनिया हमें किस नजर से देखती है। यासुकावा उससे पूछता है तो बताओ तुमने यहाँ आकर क्या महसूस किया। जिस पर यूकियो कहता है कि वो शर्मिंदा है, उनके लोगों ने कोरियंस के साथ जैसा बर्ताव किया उसे देखकर उसे पछतावा हो रहा है। अपने अंपायर की इस तरह निंदा होते देख यासुकावा उसे जबान संभाल कर बात करने को कहता है और बोलता है कि तुमने जो कहा मैं उसे भूल जाऊंगा, बस ये सब बाहर किसी को मत बताना। लेकिन यूकियो उसके बावजूद अपना मुंह बंद नहीं करता। जिसके बाद यासुकावा उसे चाकू थमाते हुए कहता है कि अब उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। यूकियो इतना शर्मिंदा था कि वो बिना कुछ सोचे समझे चाकू उठा लेता है और खुद को सेक्रीफाइस करते हुए उसे अपने पेट में भोग देता है।
इसी बीच उनके कैंप में एक ग्रेनेड आ गिरा, जिसे देख सभी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब यूकियो ने उस ग्रेनेड को गौर से देखा तो पाया कि वो तो नकली था। तभी वहाँ वोंग आया और उसे अपने साथ वहाँ से निकाल ले गया। वहीं दूसरी तरफ हम एक जापानीज सोल्जर को देखते हैं जो उस कोरियन लड़की का रेप करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी वहाँ यूकियो आ गया और उस पर हमला कर दिया। लेकिन वो सोल्जर घायल होने के बाद भी यूकियो को कई बार चाकू से स्टैब करता है। इसी बीच वांग उस कैदी के पास पहुंचा जिससे जापानीज बार बार डायरेक्शन पूछा करते थे। उन लोगों ने उस कैदी को बहुत टॉर्चर किया था, जो देख वांग को उसके लिए बहुत बुरा लगा। पर तभी वो आदमी उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे यहीं छोड़ दो, मेरा इनके हाथों पकड़े जाना हमारे प्लान का हिस्सा है। अगर तुम मुझे यहाँ से ले गए तो हम उन्हें कभी नहीं हरा पाएंगे। वांग को पता चला कि जांग हा और उसने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था, जिसके बाद उसने उसे वहीं छोड़ दिया। पर जाने से पहले वो वादा करता है कि वो उसके लिए वापस आएगा। वहीं उनका काफी देर तक पीछा करने के बाद आरायुशी देखता है कि वो दो हिस्सों में बट गए हैं। इससे पहले कि उसे एहसास होता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, वो बहुत दूर जा चुके थे। वो दोनों में से किसी एक का ही पीछा कर सकता था, इसलिए वो बिना देर किए वांग का पीछा करता है। उन्होंने उन पर गोली चलाई, जिसमें से एक गोली सीधा उस कलश पर जा लगी, जिससे सारी राख जमीन पर गिर गई। सब जल्दी से उसे बटोरने लगे, लेकिन ये देख वांग इतने गुस्से में था कि वो वहीं नहीं रुका और दौड़कर अपने सामने आने वाले एक एक आदमी को काटने लगा। यूकियो और वो लड़की भागते हुए ली से मिलते हैं, जिसके बाद ली उन सबको लेकर अपने साथ बोंगो डोंग की ओर जाने लगा। योंग यूकियो को छोड़ देता है और कहता है कि तुम अब आजाद हो, यहाँ से चले जाओ और किसी के हाथ मत लगना। वांग जब राख बटोर रहा था तभी आरायोशी अपने लोगों के साथ उन पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जांग हा को देखते हैं, जिसके पीछे पूरी की पूरी आर्मी पड़ी हुई थी। उनकी गोलियों से बचते हुए वो एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ बाकी लोग भी उसी ओर जा रहे थे। जांग हा तेज था, इसलिए वो सबसे पहले ऊपर पहुंच गया और फटाफट एक स्टोन ग्रेव से पत्थर हटाने लगा। पता चला कि उन्होंने इसी दिन के लिए महीनों पहले वहाँ एक मशीन गन छिपाई थी। जैसे ही उसने गन निकाली, जांग हा ने दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर दी और ऊपर चढ़ने वाले हर सैनिक को मार गिराया। अपनी ये दुर्गति होती देख आरायोशी एक बार फिर से मैदान छोड़कर भाग जाता है। उधर कुसानागी देखता है कि ली अपने साथ उन पैसों को लेकर भाग रहा था। वो अपने एक सिपाही से कहता है, क्या तुम इतनी दूर से उसे गोली मार सकते हो? उसके बस इतना कहने की देर थी कि उस सिपाही ने गोली चला दी, जो सीधा ली के पीठ पर जा लगी। इसके बाद उन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन ली इस बार भागता नहीं और वहीं खड़ा होकर उन पर गोली चलाने लगता है। हालांकि जल्द ही उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला। तलाशी लेने पर उन्हें पता चला कि उसके पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद वो उन बच्चों का पीछा करते हैं। जांग हा फैसला करता है कि वो बोंगो डोंग अकेला जाएगा और बाकी सब उनका ध्यान भटकाने में उसकी मदद करेंगे। इसी बीच उन्होंने देखा कि वो बच्चे जिनके पास पैसे थे वो भागते भागते डेड एंड तक पहुंच गए थे। कुसानागी तुरंत ही समझ जाता है कि ये सब उनकी चाल है। अगर हम नीचे गए तो यकीनन मारे जाएंगे, उन्हें ऊपर से ही हमला करना पड़ेगा और किसी भी हाल में उनसे वो फंड छीनने होंगे। उन्हें अकेला देखकर वोंग समझ गया कि ली अब उनके बीच में नहीं रहा, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि वो उसकी मौत का शोक भी नहीं मना सके। अपने प्लान के मुताबिक जांग हा अकेले ही बोंगो डोंग की ओर जाने लगता है। कुसानागी ने जब उन्हें भागते हुए देखा तो वो एक पल के लिए उलझन में पड़ गया कि वो दोनों में से किसका पीछा करे। लेकिन जब उसकी नजर जांग हा के कंधे पर बंधे कपड़े पर पड़ी तो वो तुरंत समझ गया कि उनका कैप्टन है, जिसके बाद उसकी पूरी आर्मी सिर्फ उसी को मारने में जुट गई। वहीं आरायोशी का हाथ लगाए उन बच्चों के आने का इंतजार कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया है। अचानक उन्होंने उन पर हमला कर दिया और उसके ढेर सारे सैनिक मार गिराए। कुसानागी समझ गया कि उन्हें सिर्फ उनके कैप्टन को मारना है, जिसके बाद उसका एक स्नाइपर जांग हा के और पास जाने लगा। योंग ने जब उसे ऐसा करते देखा तो वो भी दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगा। जांग हा उस स्नाइपर के निशाने पर था और वो स्नाइपर योंग के निशाने पर अपनी खुद की जान बचाने की जगह उसने जांग पर गोली चला दी और अगले ही पल वो भी मारा गया। जांग हा बुरी तरह इंजर्ड हो गया था, पर वो रुकता नहीं और आगे बढ़ता रहता है। इसी बीच वांग यासुकावा को देखता है, जो अपनी पूरी बटालियन के साथ उन्हें खत्म करने आया था। वांग का उस आदमी को बचाना बहुत जरूरी था जिसे उन लोगों ने पकड़ रखा था, पर तभी उसने देखा कि उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। वो लोग उसे पूरे रास्ते घसीटते हुए लाए थे और उन्होंने उनकी आंखों के सामने उसे मार डाला। सबके जाने के बाद वांग उसके पास आया और देखा कि वो अभी भी जिंदा था। मरने से पहले वो वांग को बताता है कि बोंगो डोंग में हमारा कोई आदमी नहीं है। अगर तुम्हें अब तक कोई नहीं मिला, इसका मतलब हमारी आर्मी वहाँ से पीछे हट चुकी है। तुम्हें भी पीछे हटना होगा, क्योंकि ये प्लान कामयाब हो या ना हो, जांग हा की मौत तय है। ये सच उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। हालांकि जांग हा ये सब पहले से जानता था, इसीलिए वो अकेले गया था। जल्द ही उस आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद वांग जांग हा को बचाने के लिए उसकी ओर भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम जांग हा को देखते हैं, जो अपने सुसाइड मिशन की ओर आगे बढ़ रहा था। वो जानता था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जापानीज कभी भी बोंगो डोंग में जाने की गलती नहीं करेंगे, इसलिए उसे यहीं पर उन्हें रोके रखना था ताकि उसकी आर्मी को हमले के लिए थोड़ा टाइम मिल सके।
जांग हा खुद को बचाते हुए घर में घुस जाता है और अंदर से ढेर सारे हथियार निकालता है। दुश्मनों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था और तभी वो अंदर ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिसके धमाके से जांग हा बुरी तरह घायल हो गया। कुसानागी उसे मारने ही वाला था कि तभी वांग ने उस पर हमला कर दिया। वो सभी को मार डालते हैं और आखिर में सिर्फ कुसानागी ही बचता है। योंग उसे गोली मारना चाहता था पर वांग उसे रोक लेता है और उसकी ओर तलवार फेंकते हुए उसे एक बार लड़ने का मौका देता है। दोनों एक दूसरे पर तलवार से हमला करते हैं, लेकिन वांग की ब्लेड टूटकर सीधे उसकी गर्दन में जा घुसी, जिससे उसकी मौत हो गई। जांग कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे मेरा मिशन पूरा करना है। पर वांग उसे समझाता है कि अब कोई मिशन नहीं है, यहाँ हमारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाते अचानक उनके ऊपर तोपों की बारिश होने लगती है। वोंग समझ गया कि मेन आर्मी यहाँ तक पहुँच चुकी है क्योंकि तोपें उन्हीं के पास थीं। अब वो बचकर भाग नहीं सकते थे, सिवाय कि वो एक आखिरी बार भरोसा करें और अपनी पूरी ताकत से बोंगोडोंग घाटी की ओर जाएं, इस उम्मीद में कि शायद आज भी वहाँ कोई उनकी मदद के लिए रुका हो। जापानियों के हमले से बचते हुए वो किसी तरह आगे बढ़ रहे थे, पर मौत का डर उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। जब यासुकावा वहाँ पहुंचा तो वहाँ का मंजर देखकर गुस्से से पागल हो गया। वांग दूर खड़ा उसका और उसकी बटालियन का मजाक उड़ाता है और उन्हें इस ओर आने के लिए ललकारता है। यासुकावा जो पहले से बौखलाया हुआ था, गुस्से में अपनी पूरी आर्मी को उन्हें मारने के ऑर्डर्स देता है, जिसके बाद सारे सोल्जर्स उनका पीछा करने लगे। उन्होंने उन पर गोलियां चलाई और कईयों को मार गिराया। आगे रास्ते में पानी था, जिसकी वजह से उनकी चाल और धीमी पड़ गई और वो जापानियों के हाथों मारे गए। उनकी गोलियां भी खत्म हो गई थीं, जिसकी वजह से उनके पास भागते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक तोप का गोला सीधा वांग के पास जा गिरा, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए। जांग हा चलने की हालत में नहीं था, लेकिन वांग ने हार मानने की बजाय उसे अपने कंधे पर उठाया और आगे बढ़ने लगा। सैकड़ों जापानी सैनिक शिकारियों की तरह उनका पीछा करते हैं और जल्द ही घाटी के नजदीक पहुंच जाते हैं। वांग बोंगोडोंग तक पहुंच चुका था, पर जब उसने नजरें दौड़ाई तो पाया कि वहां सच में कोई नहीं था। सब पहले ही उस जगह को छोड़कर जा चुके थे। अब भागने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वहीं बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी अचानक एक गोला उनके ऊपर गिरता है, जिसने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। इस हमले में जांग हा का एक पैर उड़ गया। वांग ने जल्दी से उसका खून रोका और उसे होश में आने को कहा, पर जांग हा कोई जवाब नहीं दे रहा था। सभी की आंखों में गम के आंसू थे, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी उनकी कुर्बानी बेकार जाती दिख रही थी। जल्द ही जापानीज आर्मी उन तक पहुंच गई। सभी रोते हुए मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन उनकी चीखें सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था। वांग अपनी आखिरी सांस तक उनसे लड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपनी तलवार उठाई और अकेले उनसे भिड़ने चला गया। उधर यासुकावा भी उसे मारने के लिए अपने घोड़े पर सवार उसकी ओर तेजी से दौड़ता है। इससे पहले वो वांग का बाल भी बांका कर पाता, किसी ने उसके घोड़े के पैरों पर गोली मारी, जिससे वो जमीन से रगड़ता हुआ दूर जा गिरा। जब यासुकावा खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसे चारों ओर से घेर लिया गया था। वांग ने जब नजर घुमाई तो पाया कि वो यहाँ अकेला नहीं था। हम देखते हैं कि कोई उन्हें छोड़कर नहीं भागा था। देश भर से आए हुए फ्रीडम फाइटर्स अब भी वहीं खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। यासुकावा समझ जाता है कि वो यहाँ आकर बुरा फंसा है, पर इससे पहले वो कुछ और सोच पाता, चारों ओर से उस पर गोलियों की बौछार होने लगी। उसके सारे सैनिक एक एक कर ढेर हो गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके कमांडर के घमंड ने उन्हें मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया था। जल्द ही सारे फ्रीडम फाइटर जमीन पर उतर आए और उन पर हमला बोल दिया। सबको मैदान छोड़ता देख यासुकावा गुस्से से आग बबूला हो गया और उन्हें डटकर लड़ने को कहा, पर सबने दुश्मन को अपनी पीठ दिखाई और भाग खड़े हुए। वांग यासुकावा को मारने के लिए आगे बढ़ा और उस पर ग्रेनेड फेंक दिया। यासुकावा को लगा कि वो नकली है। इस बार वो सच में फट गया। उन दोनों में फाइट हुई, लेकिन तलवारबाजी में वांग का कोई मुकाबला नहीं था। वो यासुकावा पर इतनी बार हमला करता है कि उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, पर फिर उसे याद आया कि वो उसकी तरह मॉन्स्टर नहीं है। उसने कहा, अपने लोगों में नफरत घोलना बंद करो और अपने देश वापस लौट जाओ, उन्हें तानाशाहों की नफरत से बचाओ। पर उसके इतना समझाने के बावजूद भी यासुकावा नहीं माना, जिसके बाद वांग को उसे मारना ही पड़ा। जल्दी बची हुए जापानी सैनिकों ने कोरियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया, जो वो कभी ना करते अगर यासुकावा उन्हें ऐसे ही भड़काता रहता। वहीं दूसरी ओर हम आरायुशी को देखते हैं, जिसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया था। वो वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया, जो पूछता है, कहाँ जा रहे हो? आगे कोई रास्ता नहीं है। कोरियन आर्मी उसे भी पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि कोरियन इंडिपेंडेंस आर्मी का कमांडर था, जिसने ये सब कुछ प्लान किया था। वांग उन्हें देखते ही उनके पैरों में गिर जाता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज पूरा देश इन जापानियों के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत कर पाया था। होंग उसे कहता है, यहाँ तक आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, जो हर किसी में नहीं होती। मुझे तुम पर गर्व है। उनके ये शब्द उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। मानो पूरी लड़ाई का मकसद इन्हीं लफ्जों में पूरा हो गया। अगले दिन होंग सभी शहीदों को सम्मान देते हुए उनकी अस्थियों को श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने जब बैग टटोला तो उन्हें अंदर कोरिया का फ्लैग मिला,
जिसे देखते ही सभी की आंखें नम हो गईं। आखिर में हमें वही झंडा दिखाया जाता है जो कोरिया के म्यूजियम में पिछले 100 सालों से इसी तरह संभाल के रखा गया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।